नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज लेकर के आया हूं घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी का विषय प्रवेश पिछली वीडियो में हमने कराया, उसके कुछ बेसिक्स रूल्स और फार्मूले रहे जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया। और आज हम लोग देखेंगे कि घातांक और करणी से संबंधित जो विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कैसे आते हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखिए, हम लोग समझेंगे विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो घातांक पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसको आप सभी लोग देखें। तो पहला प्रश्न है आपका 16 के घाते 0.16 गुणे 2 के घाते 0.36 अर्थात 16 पावर 0.16 इंटू 2 पावर 0.36। इसे हम लोग सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आधार 2 है और यहाँ पे आधार 16 है। जब इस प्रकार के घातांक के प्रश्न रहे तो हम प्रयास करें कि आधार उनकी सेम हो जाए ताकि उनका आपस में मल्टीप्लाई हो और घातांक उनके आपस में जुड़ जाएं। जब इस तरीके से घातांक के प्रश्न रहें तो सबसे पहले आप आधार को समान बनाने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे आधार को समान बनाएंगे तो 16 को लिख सकते हैं 2 के घाते 4। तो इसे आप लिखेंगे 2 के घाते 4, इधर पावर में 0.16 है ही इंटू 2 पावर 0.36। यहाँ पे पावर का यदि मल्टीप्लाई करें 4 का 0.16 मल्टीप्लाई करें तो आप पाएंगे 0.64 इंटू 2 पावर 0.36। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के आधार समान हो गए तो मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। तो 2 आधार की घात क्या हो जाएगा 0.64 और 0.36 दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो होगा कितना 1.00। 1.00 इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 1 अर्थात 2 के घाते 1 या किसी भी नंबर की पावर यदि 1 हो तो उसकी वैल्यू वही नंबर हो जाता है अर्थात इसका मान आएगा 2। इसी प्रकार यदि आप अगले प्रश्न को देखें तो 256 के घाते 0.16 गुणे 256 के घाते 0.9 दिया हुआ है। इसे दोनों देखें, आधार दोनों के समान है तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 256 की घात क्या हो जाएगा, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। पिछली वीडियोस में हमने डिटेल से इनके बेसिक रूल को आपको हमने समझाया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25। जब घातांक को ऐड कर देंगे तो 0.16 प्लस 0.09 जोड़ करके हो जाएगा 0.25। इसको आप लिख सकते हैं 0.25 को जब इसे दशमलव को भिन्न के रूप में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 हुआ कैसे, 0.25 है, इसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए 2 5 में अर्थात किससे गुणा और भाग देनी पड़ेगी 100 से, क्योंकि 2 स्थान पे दशमलव है। इस दशमलव को समाप्त करने के लिए 100 से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर से दशमलव समाप्त हो जाएगा, बचेगा 25, नीचे 100 बचा रहेगा। इसे जब आप सिंपल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 चौको 100, 1/4। तो इस प्रकार 256 की घाते आ गया 1/4। इसे जब आप घात के रूप में चेंज करें 256 को तो आप पाएंगे कि 16 का 16 में मल्टीप्लाई होता तो हो जाता 256 और 16 का 2 बार फैक्टर बनाएंगे तो 4 गुणे 4 होता है अर्थात इसे आप लिख सकते हैं 4 के घाते 4 पूरे के घात 1/4। अब घातों का आपस में गुणा होगा तो 4 का 1/4 में गुणा होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4। इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो आपके सम्मुख दिख रहा है 4 हुआ। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दिया है 4 के घाते 0.5 गुणे 0.5 के घाते 4। इसे सॉल्व करके इसका आंसर हम लोग प्राप्त करेंगे। 4 के घाते दिया है तो इसे 2 के घात के रूप में लिख सकते हैं आप। तो इसे आप लिखेंगे 2 के घाते 2, आप पूरे की पावर है 0.5 0.5 गुणे, इसे आप 0.5 को जब भिन्न के रूप में बदलेंगे तो इसे 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 के घाते 4। अब यहाँ आप देखें जब 2 का 0.5 में गुणा करेंगे तो 1.0 हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं कि 2 के घाते 1 अर्थात 2।
यहाँ पे 1/2 के घाते 4। अब यहाँ 2 से जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 के घाते 3। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2 के घाते 3। इसे और सॉल्व कर दें तो 2 के घाते 3 को आप लिख सकते हैं 8। इस प्रकार से 1/8 इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 256 के घाते 0.16 गुणे 16 के घाते 0.18। इसे सॉल्व करना है। यहाँ 256 है, यहाँ 16 है। इसे 16 की घात में कन्वर्ट करें तो 16 गुणे 16 बराबर 256, अर्थात ये हो जाएगा 16 की घात 2। अब 2 का जब 0.16 में गुणा आप करेंगे तो 16 की घात हो जाएगा 0.32। बात आप समझ पा रहे होंगे। 256 के जब 256 को 16 की घात के रूप में चेंज किया गया तो 16 की घात 2 हो गया। अब 16 की घात जो 2 हुआ, 2 का उधर घात 0.16 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0.32 हो गया। 16 दूनी 32। इधर दाहिनी तरफ जो 16 है उसको जैसे का तैसे ही हम लोग नोट कर लेते हैं। अब यहाँ आप देखें आधार समान हो गए तो उनके घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, जैसा कि घातांक का बेसिक रूल्स है। तो हो जाएगा 0.50 0.50 अर्थात घातांक को यदि आप भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 16 के घाते 1/2। अब 16 की घाते 1/2, 16 को 4 की घात के रूप में बदलें तो 4 की घाते 2। अब बाहर घात है 1/2, घात 1 2 और 1/2 का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका 4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हमें प्राप्त हुआ 4। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 5 में दिया है 2 के घाते -2। छठे में दिया है 8 के घाते 2/3, 8 to the power 2/3। 7th क्वेश्चन में दिया है 7वें प्रश्न में दे रखा है 3 के घाते x-8 बराबर 27 के घाते 2x-1। यहाँ से सॉल्व करके x का मान हमें ज्ञात करना है। ये जितने भी प्रश्न आपके सम्मुख दिख रहे हैं ये सभी विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, एसएससी से लेकर के रेलवे बैंक तक। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 को। इसे आप सॉल्व करें तो पहले घात को देखें आप। यदि आपके सम्मुख दे दे कि 2 के घाते -2 तो इसे आप जब नीचे करेंगे अंश से हर के रूप में लाएंगे तो 2 के घाते 2 हो गया, अर्थात 1/4। यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करिए। तो 2 के घाते क्या हो गया 1/4। सेम 2 के घाते -2 है, इसको 1/2 के घाते 2 अर्थात हो गया 1/4। तो 2 के घाते 1/4, इसको जब करणी के रूप में लिखेंगे तो 4th रूट ऑफ 2। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि 8 के घाते 2/3। 8 को आप लिख सकते हैं 2 के घात के रूप में कि 2 के घाते 3 पूरे के घाते 2/3। अब जब घातों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 के घाते 2 बचेगा और 2 के घाते 2 का मान 2 दूनी 4। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 3 के घाते x-8 बराबर 27 के घाते 2x-1। यहाँ पे 3 आधार और दूसरे पक्ष में आधार है 27। 27 को आधार 3 बनाएंगे। 3 के घाते बाएं पक्ष में हो गया x-8 और दाहिने पक्ष में 3 के घाते 3 होगा और उस 3 का आगे मल्टीप्लाई कर देंगे घात में 2x-1 में। यहाँ जब आधार समान हो गया तो उनके घातांक भी समान होते हैं। घातांक का रूल यही है कि यदि आधार समान है तो घातांक समान होंगे, यदि घातांक समान है तो उनके आधार समान होंगे। तो घातांकों का आपस में तुलना कर दें, 3 का आगे मल्टीप्लाई करके तो 6x-3। यहाँ x का पक्षांतर करके ले जाएंगे दाहिने पक्ष में, 3 का पक्षांतर करके लाएंगे बाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष में आएगा 8 में से 3 घट जाएगा बचेगा 5। दाहिने पक्ष में 6x में से x घटेगा बचेगा 5x। यहाँ से x की वैल्यू जब सॉल्व करके निकाली जाएगी 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा x बराबर 1। इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो गया। ये अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 8। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रश्न में बताया है कि a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक, वो भी दोनों में कैसा रिलेशन है
a की पावर b बराबर 125 है, तो a माइनस बी पावर a प्लस b माइनस 4, इसकी वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि a की घाती b बराबर 125 दिया है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 125 को घातांक के फॉर्म में चेंज करेंगे, घातांक के रूप में उसे परिवर्तित करेंगे, वहाँ से आधार और घातांक का आपस में कंपेयर कराकर a और b की वैल्यू पता कर लेंगे। तो आइए a पावर b, यहाँ 125 को घात के रूप में चेंज करें तो 5 की घाते 3, 5 पचे 25, 5 125। अब यहाँ से आप कंपेयर कराएं तो a का मान 5 प्राप्त होगा और b का मान प्राप्त होगा आपको 3। अब a बराबर 5, b बराबर 3, यही वैल्यू इसमें आप पुट करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए a के स्थान पे 5 रखें, क्योंकि a की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हुई और b की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। कैसे? आधार का आधार से, घातांक का घातांक से कंपेयर कराने पे, तुलना कराने पे। तो 5 ऋण 3, घात में क्या हो गया? 5 धन 3 ऋण 4। यहाँ आप सॉल्व करें तो घटाएंगे तो 5 से 3 गया 2 और ऊपर घातांक में 5 3 8, 8 में से 4 गया, बचेगा 4। इस प्रकार 2 की घाती 4 हो गया। 2 की घाती 4 का वैल्यू आप जानते ही होंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमें 16 प्राप्त हुआ। यह विगत वर्ष में एसएससी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जिसको आप लोगों ने देखा और समझा, जिसका उत्तर हमें 16 प्राप्त हो रहा है। आइए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। ये भी प्रश्न आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल का है। यहाँ आप देखेंगे तो पाएंगे कि 243 की घाते n/5 इंटू 3 पावर 2n+1 होल अपान 9 टू द पावर n इंटू 3 के पावर n-1। यहाँ से हमें सॉल्व करके किसकी वैल्यू प्राप्त करनी है? पूरे क्वेश्चन की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। यहाँ ये नहीं कि हमें n का मान ज्ञात करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे पूरे को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसे घातांक के फॉर्म में चेंज करेंगे, 243 को और 9 को भी। 243 को जब घात 3 के घात के रूप में लिखेंगे तो उसे लिख सकते हैं 3 के घाते 5, क्योंकि 3 3 के 9, 3 27, 3 81, 3 243। 3 के घात n बचेगा। क्या बचेगा? इधर आ जाइए, 3 के घात यहाँ पे बचा n, यहाँ पे है इनटू के रूप में 3 के घाते, ये दशमलव न समझिएगा, डॉट प्रोडक्ट है 2 के घाते, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है 3 के घाते 2n+1 पूरे के बटे 3 के घाते 2n और डॉट प्रोडक्ट 3 के घाते n-1। यहाँ पे जब आधार सेम है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे, तो घात को आपस में जोड़िए तो 3 के घाते क्या हो जाएगा? 3n, 3 के घाते 3n धन 1 पूरे बटा हुआ 3 के घाते 3n ऋण 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घातांक किसके क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। अर्थात यदि भाग भी दे दें तो आप जानते हैं कि भाग में घातें घटती हैं, घातों को आपस में माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के घाते 3n, 3 के घाते 3n धन 1 माइनस 3n+1। जब नीचे की घात ऊपर गई तो माइनस हो गई, अर्थात जब भाग दिए तो घातें आपस में घट गई, 3n से 3n कैंसिल हो गया प्लस माइनस की वजह से, बचा 3 के घाते 2 और 3 के घाते 2 की वैल्यू आप जानती हैं कि 3 3 के 9 अर्थात 3 के घाते 2 का मान हमें 9 प्राप्त होगा। आइए अगले टाइप्स के प्रश्नों को, जब पूरी राशि करणीगत हो। जब पूरी राशि करणीगत हो तो इसमें कई टाइप्स के प्रश्न बनते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है कि राशि एक ही है, वो भी करड़ी के अंदर है, करड़ी के अंदर, करड़ी के अंदर, अर्थात करणी के 12 धन, करणी में 12 धन, करणी में 12, पूरी राशि करणी में 12 12 कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक है जा रहा सिलसिला। दूसरे प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि करणी के अंदर 6 है, फिर धन करणी के अंदर 6, फिर धन करणी के अंदर 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक। तीसरे प्रश्न में भी आप देख पा रहे होंगे कि करणी के अंतर्गत 2 2 है, वो भी प्लस है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन नंबर 4 में 56 धन करणी में 56 धन, करणी में 56 धन डॉट डॉट इनफाइनाइट तक की पूरी राशि करणी के अंतर्गत ही है, वो भी क्या करना है? प्लस करना है। राशि एक समान है, ऐसा नहीं कि एक करणी में 56 दिया दूसरी में 110 दिया है, जो राशि दिया है वो लगातार वही राशि दिया है और पूरी राशि करणी के अंतर्गत है। और संक्रिया कौन सी है? तो गणितीय संक्रियाएं हैं प्लस जोड़ की।
यहाँ पे 5वें प्रश्न में 110 धन, करड़ी में 110 धन, करड़ी में 110 धन, करड़ी में 110 धन, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का बहुत ही रोचक और आसान तरीका है, लेकिन ध्यान रहे ये तरीका, ये ट्रिक कब अप्लाई करेंगे, जब करणीगत राशि एक समान हो और उस करणीगत राशि के क्रमागत गुणनखंड बन जाए। जैसे यदि 2 दिया है तो 1 गुणे 2, 1 2 क्रमागत है, या 4 5 क्रमागत है, 6 7 क्रमागत है। उस राशि के क्रमागत फैक्टर हमें बनाने हैं। जैसे यदि 42 है तो 42 के क्रमागत जो फैक्टर बनेंगे वह 6 7। ऐसा नहीं कि 42 के केवल 6 और 7 ही फैक्टर बनेंगे, उसका 21 2 भी हो सकता है, 1 गुणे 42 भी हो सकता है, लेकिन हमें क्रमागत फैक्टर बनाने हैं। और यदि बन सकें तो उस क्रमागत फैक्टर को ही हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में लेना है। उन्हीं क्रमागत फैक्टर की मदद से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए, यदि आप 12 के क्रमागत गुणनखंड बनाने, 12 के क्रमागत फैक्टर बनाएं तो आप पाएंगे 3 गुणे 4। ओके, 3 चौको 12। 12 के और भी फैक्टर हो जाएंगे, जैसे 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, लेकिन हमें लेना है क्रमागत 3 और 4। यहाँ पे आप यदि 6 के क्रमागत फैक्टर बनाएं तो 2 तिहाई 6 होगा। इधर तीसरे में अगर 2 के क्रमागत बनावें आप तो 1 गुणे 2 हो जाएगा क्रमागत फैक्टर। किसी एक राशि को ले लीजिए, 2 को। यहाँ पे 56 का यदि क्रमागत गुणनखंड बनावें आप तो पाएंगे 7/56। इसी प्रकार से 110 के क्रमागत गुणनखंड बनावें तो आप पाएंगे 10 गुणे 11। अब मेन ध्यान देने वाली बात ये रही, क्रमागत फैक्टर, क्रमागत गुणनखंड बनने के बाद किसकी वैल्यू, इसे हमें फैक्टर तो बनाना नहीं है, इस पूरे का हमें हल करके वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे जो 2 क्रमागत फैक्टर बनेंगे, 2 क्रमागत गुणनखंड बनेंगे, जो बड़ी राशि होगी वह पॉजिटिव आएगी और छोटी राशि निगेटिव आएगी। इसी प्रकार से 6 के आपने फैक्टर बनाया, 2 और 3 बना, तो जो 3 होगा यह पॉजिटिव होगा और 2 क्या होगा, निगेटिव। इसके 2 मान प्राप्त होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। 3 इसका पॉजिटिव वैल्यू आ गई और 2 निगेटिव वैल्यू आ गई। ऐसे ही तीसरे वाले प्रश्न का 1 और 2 फैक्टर बने क्रमागत, तो यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू अर्थात 2 क्या होगा, पॉजिटिव, और 1 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसके 2 मान प्राप्त हुआ, एक +2 और दूसरा -1। सेम ऐसे ही 56 के 2 क्रमागत गुणनखंड बने, 7 और 8। तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है 8 वो पॉजिटिव हो जाएगी और छोटी वैल्यू 7 क्या होगी, निगेटिव। ऐसे ही आ जाए 5वें क्वेश्चन को, 110 को देखें तो यहाँ पे 2 फैक्टर 10 और 11 के हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी राशि है अर्थात फैक्टर बड़ा वाला 11 है वो पॉजिटिव हो जाएगा और छोटा वाला फैक्टर -10 यह निगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि जब पूरी राशि करणीगत हो और वो भी एक समान राशि दी हुई हो, वो भी प्लस के माध्यम से जुड़ी हो, तो उसमें 2 क्रमागत फैक्टर बनाने का प्रयास करते हैं। यदि बनना संभव हो जाता है, वहाँ पे जो बड़ा वाला फैक्टर आएगा वह पॉजिटिव होगा और छोटा वाला फैक्टर की वैल्यू, छोटा वाला फैक्टर निगेटिव होगा। इस प्रकार के प्रश्न में जो हमें क्रमागत गुणनखंड 2 प्राप्त हुए, उसी से हमें इस पूरे प्रश्न का हल निकल आएगा। जो बड़ा फैक्टर होगा वो पॉजिटिव के रूप में होगा, छोटा फैक्टर निगेटिव के रूप में। आइए, घातांक करणी से संबंधित जो सेकेंड टाइप, जब पूरी राशि करणीगत हो तो उसमें सेकेंड टाइप के प्रश्न क्या आते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पूरी राशि वैसी है जैसे पिछले टाइप से हम लोगों ने देखा। इसमें ध्यान से देख रहे होंगे तो आप अंतर पा रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में जितने 5 क्वेश्चन थे सब में प्लस चिन्ह लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे माइनस चिन्ह सब में हो गया। अब इसमें भी वही पूरी राशि करणीगत हो, पूरी राशि एक समान हो और सब में सबके साथ माइनस चिन्ह लगा हो। जैसे करणी के अंतर्गत 12, ऋण करणी में 12, ऋण करणी में 12, ऐसे है डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। आगे है √6, उसके अंदर है -√6, उसके अंदर है -√6, इस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इस तरह से अनंत तक हो।
अब इस तरीके के प्रश्न में वही काम करते हैं जैसा कि आपने पिछले टाइप्स में किया कि इनके क्रमागत फैक्टर बनाते हैं। क्रमागत गुणनखंड 12 के बन जाएंगे 3 और 4। अब यहाँ पे पहले वाले का अपोजिट काम करना होगा। जैसे कि हम लोगों ने पीछे किया कि जो बड़ी राशि आती थी, जब प्लस रहा करता था तो जो बड़ी राशि आती थी वो पॉजिटिव होती थी, लेकिन जब सब में निगेटिव हो, माइनस का निशान लगा हो, ऋण का चिन्ह लगा हो, तो इसमें जो दो क्रमागत फैक्टर हमें प्राप्त होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो जो छोटा वाला होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, कन्फ्यूज़न न रहे दिमाग में। प्लस वाले में क्या रहा कि जो बड़ा वाला आता था फैक्टर वो प्लस हो जाता था, छोटा वाला निगेटिव हो जाता रहा। लेकिन जब माइनस का क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से प्रश्न आए जिसमें माइनस चिन्ह लगा हो, तो इसमें जो छोटा वाला फैक्टर बनेगा, छोटा वाला फैक्टर प्राप्त होगा वह पॉजिटिव होगा और बड़ा वाला निगेटिव होगा। अर्थात इस प्रश्न के दो आंसर हमें प्राप्त होंगे, एक +3 और दूसरा -4। अब विकल्प में से तलाश लीजिएगा, दोनों दे रहा तो दोनों का चयन करिए, यदि कोई एक दे रहा तो उनमें से जो दे रहा पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू उसका आप आसानी से चयन कर लीजिएगा। ऐसे ही 6 के 2 और 3 होते हैं, तो 2 छोटा है तो 2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी और -3 निगेटिव। तीसरे क्वेश्चन में देखें 2 का फैक्टर बनेंगे 1 और 2, तो 1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव और 2 हो जाएगा निगेटिव। ऐसे यहाँ पे 56 के 7 और 56, 7 और 8 बनेंगे। यहाँ 56 के 2 फैक्टर बनेंगे, एक 7 और 8, तो 7 क्या हो जाएगा, छोटा वाला पॉजिटिव हो जाएगा और बड़ा वाला निगेटिव। ठीक इसी प्रकार 110 के जब फैक्टर आप बनाएंगे तो जो 10 बना वो क्या होगा पॉजिटिव और जो 11 बना वो क्या हो जाएगा निगेटिव। कहने का आशय यह है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन में दो वैल्यू हमें प्राप्त होती है, जो छोटा मान प्राप्त होता है वो पॉजिटिव होता है और बड़ा मान निगेटिव होता है। इस तरीके से ऐसे प्रश्न यदि एग्जाम में आ जाए तो बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय लिए हुए आप देखें कि सेम प्रश्न इसी तरीके का है, वो भी जो करणीगत राशि है एक समान सब में उनके क्रमागत गुणनखंड बन जा रहे हैं, तो उनमें से देख लीजिए कि जो छोटा वाला फैक्टर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बड़ा वाला फैक्टर निगेटिव हो जाएगा, जब प्रश्न में माइनस का चिन्ह सब जगह लगा हो। तो आइए जब पूरी राशि करणीगत हो इसमें तीसरा टाइप्स हम लोग देखेंगे, थर्ड टाइप √1 + √1 + √1 + डॉट डॉट इनफाइनाइट। पूरी राशि करणीगत है, करणी के अंतर्गत करणी के अंदर करणी, करणी के अंतर्गत करणी। यहाँ पे राशि भी एक समान है, लेकिन समस्या इस बात की है कि इस राशि 1 का 2 क्रमागत फैक्टर नहीं बन पा रहा है। जब 2 क्रमागत फैक्टर न बन पाए तब आप क्या करेंगे, प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस, चूँकि इनफाइनाइट तक वही राशि सेम तक जा रही है, तो +x = x, कुछ इस तरीके से मान करके इस टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं। इसी दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर देंगे तो 1 + x = हो जाएगा x²। अब बाएं पक्ष को दाहिने की तरफ भेज दें तो इसे इस प्रकार आप लिख सकते हैं x² - x - 1, x² - x - 1 = 0। यह द्विघाती समीकरण हो गया और किस पैटर्न का हो गया, ax² + bx + c = 0, इस पैटर्न का हो गया द्विघाती समीकरण। और द्विघाती समीकरण हल करने के लिए आप जानते हैं श्रीधराचार्य नियम क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac अपान पूरे की बटे 2a। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे b क्या है, a क्या है और c क्या है। उसी की वैल्यू यदि श्रीधराचार्य फार्मूले में लिख दें ऐसे द्विघाती समीकरण बना करके, तो आप बहुत ही आसानी से उसको हल करके वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। यहाँ कंपेयर आप कराएं तो पाएंगे कि a का मान क्या मिल रहा है, x² का फैक्टर a है, x² का गुणांक a है, ऐसे x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 1। यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक -1, तो b की वैल्यू प्राप्त हो गई -1। सेम इसी तरीके से यहाँ पे c है और यहाँ पे अचर राशि -1 है, तो c का गुणांक क्या मिल गया -1।
अब श्रीधराचार्य फार्मूले में रखेंगे और x की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो माइनस फार्मूले में दिया हुआ है और रखते हैं माइनस b की वैल्यू है -1। आगे प्लस माइनस वो भी पूरी राशि क्या है करड़ी में b स्क्वायर अर्थात -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -1 पूरे की बटी क्या है 2a अर्थात 2 गुणे 1। देख पा रहे होंगे आप सभी लोग a b c की वैल्यू इसी श्रीधराचार्य फार्मूले में हम लोगों ने रख दिया। इसे सॉल्व करें तो आप पाएंगे यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस अर्थात 1 फिर प्लस माइनस करड़ी में क्या हुआ इसे देख लीजिए। यहाँ से मिला 1 और इसे आप सॉल्व करें तो पाएंगे +4 दोनों मिलकर के हो गया 5। तीसरी आप लिख सकते हैं करड़ी में 5 नीचे आप पा गए 2। अब यहाँ पे यदि हम प्लस चिन्ह लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो यहाँ हम लोग पाएंगे 1 + √5 अपान 2। 5 का मान करड़ी में 5 की वैल्यू आ जाती है अर्थात 5 का वर्गमूल होता है 2.23 ETC। तो आगे 1 धन 2.2 यदि आप रख दें पूरे के बटे 2 इसे आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 पूरे के बटे 2 से जब इसे आप विभाजित करेंगे तो 1.6 इस तरीके से कुछ मान प्राप्त होगा। विकल्प में यदि डायरेक्ट ऐसा न दिया हो तो इस तरीके से दे सकता है कि इस पूरी की वैल्यू क्या है 1 और 2 के बीच है 2 और 3 के बीच है 3 और 4 के बीच है। इस तरीके से आपको गुमराह कर सकता है। तो यह मान किसके किसके बीच है 1 और 2 के बीच है। जो विगत वर्षों में ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है उसमें विकल्प बनाया था कि 1 और 2 के बीच 2 और 3 के बीच 3 और 4 के बीच इस तरीके से कुछ विकल्प बनाया था। तो इस सॉल्यूशन से आप विकल्प का चयन कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू किसके बीच में है 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है अर्थात इसका मान किसके बीच है 1 और 2 के बीच है। ये भी विगत वर्ष में एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे जैसा पिछले प्रश्न में आपने देखा कि 1 था करणीगत राशि, यहाँ पे करणीगत राशि 3 हो गई है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सेम वही फॉर्मेट अपनाएंगे क्योंकि 3 का क्रमागत फैक्टर बन नहीं पाएगा, इसलिए इसे जैसे पीछे आपने सॉल्व किया उसी तरीके से हल करना पड़ेगा। तो √3 + x = x दोनों पक्षों का स्क्वायर करके इसे द्विघाती समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 + x इधर हो जाएगा x²। दोनों पक्षों का स्क्वायर करके करनी हटाने पे इसको जब दाहिने पक्ष में लेके चले जाएंगे तो x² - x - 3 = 0 ये द्विघाती समीकरण का रूप हो गया, जबकि उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो आप पाएंगे क्या a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -3 आ जाइए। अब इसे पूरे को श्रीधराचार्य के फार्मूले में रख करके x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। श्रीधराचार्य फार्मूला है -b ± करड़ी में b² - 4ac पूरे के बटे 2a। श्रीधराचार्य फार्मूला है -b ± √b² - 4ac होल अपान 2a। यहीं पे मान रखें तो b की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है -1, तो यहाँ पे -1b का मान रखें प्लस माइनस करड़ी में b² अर्थात -1 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी प्राप्त है -3 पूरे के बटे 2a अर्थात 2 इंटू a की वैल्यू 1। अब इसे हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 1 फिर प्लस माइनस करड़ी में क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 1 13 तो करड़ीगत राशि हो जाएगी करड़ी के अंतर 13 हो जाएगा पूरे के बटे 2। अगर हम प्लस चिन्ह लेकर के इसे हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस करड़ी में 13 की वैल्यू हो जाएगी 3.6 और पूरे के बटे 2।
इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4.6 पूरे 1/2। 2 से भाग देंगे तो 2.3, अर्थात प्लस चिन्ह लेने पे, धन चिन्ह लेने पे जो इस पूरे करणीगत राशि वाले प्रश्न का आंसर आ रहा है वो 2.3। अर्थात विकल्प में अगर दे दे कि उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, कि 2 और 3 के बीच में है, कि 3 और 4 के बीच में है, तो आप आसानी से चयन कर सकते हैं कि इस वैल्यू 2.3 दिया है तो जायज़ है कि विकल्प जो होगा कि 2 और 3 के बीच में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2.3 2 और 3 के बीच में होगा। इसी माइनस चिन्ह लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो रिजल्ट आपका माइनस के रूप में प्राप्त होगा। जैसे माइनस साइन ले लें तो 1 - 3.6 पूरे 2 हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऋण 2.6/2। 2 से भाग देंगे तो ऋण 1.3 इसका आंसर आ जाएगा निगेटिव रूप में। इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का हल हुआ। पॉजिटिव वैल्यू लेने पे 2.3 हुआ, नेगेटिव वैल्यू लेने पे -1.3 हुआ। पॉजिटिव लेंगे तो इसका मान 2 और 3 के बीच में होगा, निगेटिव लेंगे तो ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो रही है। आइए अगले टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे पूरी राशि करणीगत है लेकिन ना ही प्लस है ना ही घटाना है, यहाँ पे गुणे के रूप में है। जैसे √5 × √5 × √5 ... इन्फानाइट तक। यहाँ पे अनंत तक दिया हुआ है, पूरी राशि करणीगत में है, पूरी राशि करणीगत है, राशि एक समान है। अब इसे कैसे हल करेंगे, इसका वैल्यू क्या प्राप्त होगा, तो आप जानिए एकदम मौखिक रूप से जब समान राशि हो, पूरी राशि करणीगत हो, वो भी मल्टीप्लाई के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में हो, जैसा कि आपके सम्मुख में 4 उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 उदाहरण आपके सामने दिए हुए हैं। अगर प्रश्न इस तरीके से है, सब राशि करणीगत है, वो भी अनंत तक है इनका मल्टीप्लाई आपस में, तो एकदम आंख बंद करके कुछ करना है ही नहीं, इसका वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा 5। जो करणीगत राशि है वही आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 7, इसका मान क्या हो जाएगा 8। ये एकदम कम समय, केवल समझें कि किस पैटर्न का है। मल्टीप्लाई के रूप में पूरी राशि करणीगत है तो उसका वैल्यू वही होगा, वो भी इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई है तो उसका वैल्यू वही होगा जो राशि दी हुई है, जैसा कि आपने सामने देखा। इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 6, यहाँ 8 और यहाँ 7 इसके मान हो गए। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। यहाँ पे 5वां टाइप्स है, पूरी राशि करणीगत है, वो भी गुणा के रूप में है, करणीगत राशि एक समान है लेकिन इनका अनंत बार मल्टीप्लाई नहीं किया गया। यहाँ करणीगत राशि 5, इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, √5 × √5 × √5। यहाँ पे 6 का कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, 4 बार है। यहाँ पे 7 का 5 बार है। तो ऐसे कुछ अलग अलग संख्याएं रहे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार हो लेकिन अनंत बार ना हो, तो उसे कैसे हम हल करते हैं। तो यहाँ जो करणीगत राशि उसे आप लिख लेंगे 5। अब देखें कि करणीगत राशि 5 का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, कितनी बार करणी के अंतर्गत राशि है। तो यहाँ पे करणी 3 टाइम्स है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 घात के रूप में लिखेंगे, उसमें से 1 घटा दीजिएगा और इस घात के बटे 2 × 2 × 2। कहने का आशय कि करणी जितनी बार रहे उतनी ही बार 2 का आपस में गुणा करके अंश से 1 घटा लीजिए, उसके हर के रूप में 2 का उतना ही बार गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे आप पाएंगे कि 5 की घाते क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से क्या बचा 7/8, अर्थात 5 की घाते 7/8 इसका रिजल्ट आ गया। चलिए आइए अगले प्रश्न के माध्यम से समझावें। 6 करणी में 6 का 4 बार गुणा किया गया है, तो यहाँ पे करणी कितनी बार है 4 बार है। तो आधार लिखे 6, घातांक के रूप में क्या लिखेंगे 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 × 2 × 2, उसमें से 1 घटा देंगे, बटे उसी घात के ही बटे करेंगे, 2 का आपस में 4 बार गुणा कर देंगे। यहाँ पाएंगे कि 6 की घात 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया, बचेगा 15 और हर के रूप में 16। आ जाइए, अगर यहाँ पे 7 का 5 बार मल्टीप्लाई है, करणी के अंतर्गत 7 का मल्टीप्लाई 5 बार है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और इसके घात क्या बनाएंगे 2 का आपस में 5 बार गुणा कर देंगे,
जब 2 का आपस में 5 बार गुणा करेंगे उसमें से 1 घटा देंगे और बटे 2 का 5 बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे आप पाएंगे कि 7 की घातें अंश में क्या होगा, घातांकीय अंश क्या होगा, 2 का 5 बार गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से 1 घटा दिए तो कितना हुआ 31, और इसके हर के रूप में क्या होगा 32। तो आप देख रहे हैं 7 के घातें 31/32 हमें मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जब पूरी राशि करणीगत हो, वो भी गुणा के रूप में हो, राशि एक समान हो, वो भी अनंत बार गुणा ना हो करके कुछ लिमिटेशन हो, उसका 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो या 5 बार हो, तो उसका हल कैसे निकालते हैं। उस करणीगत राशि जैसे यहाँ पे 5 है तो उसकी घातांक क्या बना देते हैं, जितनी बार करणी इस्तेमाल हुई उतनी बार 2 का आपस में गुणा करके उसमें से 1 घटा करके और घातांक का हर जो बनाते हैं, जितनी टाइम्स करणी है उतना ही बार 2 का आपस में गुणा कर देते हैं, जैसा कि पहले प्रश्न में आपने देखा। यहाँ पे करणी 4 बार इस्तेमाल हुई तो 2 2 2 2 2, यहाँ पे 2 का 4 बार गुणा करके 1 घटा दिए बटे 2 का 4 बार गुणा कर दिए, अर्थात 6 जो करणीगत राशि उसके घातांक के रूप में क्या प्राप्त हुआ 15/16। और ऐसे ही यहाँ पे घातांक के रूप में क्या प्राप्त हुआ, यहाँ करणी का 5 बार इस्तेमाल था तो 2 का हमने 5 बार गुणा करके उसमें से 1 घटाया और हर के रूप में 2 का 5 बार गुणा किया। यहाँ 7 के घातांक के रूप में हम प्राप्त कर रहे हैं 31/32, क्योंकि 2 का जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 से 1 घटाने पे 31, 31/32 इसका हल हो गया। आइए अगला टाइप्स है 6, छठवां टाइप्स है जब पूरी राशि करणीगत हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस चिन्ह तो लगा है, पूरी राशि करणी के अंदर भी है, आपस में जुड़ भी रही हैं, लेकिन करणी के अंतर्गत जो राशियां हैं वो अलग अलग हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना, अर्थात करणी में 5, करणी में 11, 19, 29, 49 दिया है तो एकदम लास्ट 49 के यहाँ से हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो 49 का वर्गमूल आप जानते हैं 7 हो जाएगा, 7 आकर के 29 से जुड़ेगा, 29 और 7 36 हो गया। 36 का रूट आप जानते हैं, 36 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है 6, 6 आकर के 19 से जुड़ जाएगा, 19 और 6 हो गया 25, 25 का वर्गमूल आप जानते हैं होता है 5। अब 5 आकर के अगली राशि 11 में जुड़ जाएगा, हो गया 11 और 5 16, 16 का वर्गमूल कितना होता 4, 4 आकर के आगे 5 में जुड़ जाएगा तो लास्ट में बन जाएगा 5 और 4 करणी में 9, और 9 का वर्गमूल आप जानते हैं होता है 3। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आ गया 3। चलिए अगला प्रश्न सेकंड वाला देखें। इसमें भी वही बातें हैं, करणीगत राशि अलग अलग है, पूरी राशि करणी के अंतर्गत है, वो भी प्लस चिन्ह से जुड़ा है, तो यहाँ क्रमांगत गुणनखंड वाला काम करेंगे नहीं क्योंकि राशियाँ अलग अलग हैं। तो सबसे अंदर से हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। सबके अंदर दिया है करणी में 144, 144 का वर्गमूल जानते होंगे 12 होता है, 12 आकर के जब 52 में जुड़ेगा तो 12 और 52 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल आपको याद होगा 8 होता है। अब 8 आकर के 248 में जुड़ जाएगा तो लास्ट में बनेगा 248 और 8 कितना 256, क्योंकि यहाँ तक 8 मिला हमें, 8 आकर के 248 में जुड़ गया 256, 256 का रूट आपको याद ही होगा, स्क्वायर रूट कितना होता है 16, 16 गुणे 16 बराबर 256। इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमने जब पूरी राशि करणीगत हो तो इस टाइप के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। आगे इस तरह की वीडियो आप प्राप्त करते रहें, इसके लिए चैनल को लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।